अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कैसे कर रहे थे? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर अवस्थित है। अभी हम लोग तुरंत दिखा रहे हैं। अब हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है? अगर हम लोग अगर देख ले रहे हैं, अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, यहाँ पर है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी सहायक नदियों के आसपास ये सब ये जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और इन सभी नदियों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था। प्रत्येक साल बाढ़ आती थी। बाढ़ अपने साथ उपजाऊ जो है वह मिट्टियाँ भी लाती थी और इन सभी क्षेत्रों में फैला देती थी। तो सामान्यतः जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वह उम, बाढ़ आने पर लगभग जो है अक्टूबर-नवंबर में फसल बो देते थे और और अप्रैल का जब महीना होता था, जब बाढ़ उतर गया मार्च-अप्रैल, तो इसके बाद यह फसलों को काट लेते थे। यह इस प्रकार यहाँ पर जो है उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी थी। ठीक है? अब आगे भी है, इन सभी चीज़ का हम लोग कैसे हम लोग कह ले रहे हैं? ये हड़प्पा सभ्यता से एक मुहर मिला हुआ है, जहाँ पर बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला हुआ है। बैलगाड़ी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, हल का प्रतिरूप भी बहुत जगह से मिले हुए हैं। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी इस प्रकार से रहा होगा। एक आगे यहाँ पर एक और भी दिया हुआ है, धौलावीरा का चित्र दिया हुआ है। धौलावीरा में आप लोग देखें, एक जलाशय है, यहाँ पर एक पानी को स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि यह जो सभ्यता है, वह अर्धशुष्क क्षेत्र में था और अर्धशुष्क क्षेत्र रहने के कारण यहाँ पर जो है सिंचाई का भी प्रबंध इन लोग पानी को स्टोर रखने के लिए भी व्यवस्थित रूप से व्यवस्था किए हुए थे और यह जो जलाशय है, वह पक्के ईंटों से बना हुआ था। ठीक है? धौला यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य फसल हैं, इनके मुख्य फसल में गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, चावल, तिल और सरसों आदि थे। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं हड़प्पा सभ्यता और इसका नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता और इसके नगर नियोजन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए ही समकालीन सभ्यताओं में सबसे अधिक सर्वाधिक विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता का हम लोग टाउन प्लान हम लोग देख ले रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता दो क्षेत्रों में पूरा बटा हुआ था। लगभग हड़प्पा सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं, ये अधिकांश जो है वह दो क्षेत्रों में विभाजित थे। एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। पहला जो है वह दुर्ग में बटा हुआ था, तो दूसरा निचला शहर में बटा हुआ था। दुर्ग जो है वह ऊंचा, यह चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, जबकि यह जो है निचला शहर वह सिर्फ केवल छोटा सा, छोटा केवल इसमें दीवार था, बहुत ऊंची दीवार नहीं थी। यह इस प्रकार यह विभक्त था। पूरा जो हम लोग देखते हैं, ये जो शहर है वह दुर्ग और निचले शहर में विभाजित था। रक्षा प्राचीर, ये देखिए कि बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री है वो ऊंचा है। देखिए पूरा आपको ऊंचा मिलेगा रक्षा प्राचीर। और यह संभवतः जो है विशिष्ट वर्गों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल था। कॉमन लोगों के लिए ये टाउन है। कॉमन लोगों के लिए इधर इधर सब पूरा रह रहे हैं कॉमन। और जब हम लोग अगर इनका नगर नियोजन देखेंगे तो सभी क्या है, सड़कें सीधी, सड़क सीधी है, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। जो यहाँ के नगर हैं वह बिल्कुल सुव्यवस्थित एक योजना के तहत बसाए गए थे।
दुर्ग रिहायशी लोगों के लिए या विशिष्ट लोगों के लिए, और जो निचला शहर है वह सामान्य लोगों के लिए स्थल था। अब हम लोग उसी को देख ले रहे हैं, थोड़ा-सा और बढ़िया विस्तार से देख ले रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। दुर्ग में क्या है? दुर्ग में दुर्ग जो है वह ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया था। पहले दुर्ग जो है ऊँचा किया गया था और ऊँचे पर इसको जो है दुर्ग को बनाया गया था, और यह चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें आम तौर पर प्रशासनिक भवन, अन्नागार, विशेष स्नानागार, ठीक, ये सभी स्थल उपस्थित थे, और यह कहा जाता है कि यह जो है भाग शायद शासक वर्गों या उच्च वर्गों लोगों के लिए आरक्षित होता था। वहीं अगर हम लोग निचला शहर अगर हम लोग देख लेते हैं, निचला शहर जो है व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। यहाँ पर जो है सीधी सड़कें, ईंटों के मकान, उन्नत जल निकास प्रणाली, ये सभी उपस्थित था। यह जो है वह आम नागरिक, कारीगर, व्यापारी, इन सभियों के लिए बना हुआ था। हर घर में अगर जब हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के घरों में देखेंगे, उन घरों में जो है शौचालय और स्नानागार होते थे। नालियाँ जो है, नाली का और जल निकास का उत्तम प्रबंध होता था। अब हम लोग देख ले रहे हैं गृह स्थापत्य। हड़प्पा सभ्यता में जो है वह घर कैसे बने हुए थे। एक यहाँ पर आपको 2 फिगर दिया हुआ है। पहला अगर आप लोग फिगर इसको देखेंगे, इस फिगर को देख कर के आप बताइए तो आँगन कहाँ है? आपको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आँगन कहाँ है? सीढ़ी, रसोई, आपका जो है मुख्य दरवाज़ा कहाँ पर है? इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से अगर कोई एंट्री कर रहा है हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता ये है प्रवेश द्वार। अब इस प्रवेश द्वार से किसी भी बेडरूम पे दिख सकता है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता का जो गृह निर्माण है, वह बड़ा सुनियोजित ढंग से बना हुआ था। मुख्य दरवाजे से कभी भी इनके जो है शयन कक्ष वगैरह नहीं दिखते थे। ये आँगन है, आँगन के बाद रसोई घर, प्रत्येक घर में रसोई घर है, स्नानागार है, और कुआँ का, घरों में लगभग कुआँ का एक कांसेप्ट बना हुआ था, जो बाहर से ही कोई अगर राहगीर भी है, कुआँ बाहर से भी वहाँ पर आकर के वो उस पर पहुँच सकता है। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता है, और उनके कुछ स्थापत्य जो है, गृह स्थापत्य के कुछ उदाहरण हैं। अगर इस स्लाइड में हम लोग एक है, आपको एआई का इस्तेमाल करके इसको डाला गया है। तो अगर आप लोग अगर इसको देख ले रहे हैं, ठीक है? इसमें देखिए सड़कें आपको एक सीधी दिखेंगी। हड़प्पा सभ्यता की जो है उम, गृह निर्माण में, स्थापत्य कला में सड़कें जो है एकदम पूरी सीधी और एक-दूसरे को समकोण पर काटते थे। प्रत्येक घरों से जो है वह जल निकास का उत्तम प्रबंध था। ये देखिए नाली है। जल निकास के लिए नाली, पक्की नाली का इस्तेमाल किया गया था, पक्की नालियों में है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, और नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ हमेशा ढका हुआ रहता था। इन सभी के ऊपर अब हम लोग देख ले रहे हैं स्थापत्य कला में भी भारत में सर्वप्रथम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा संस्कृति की लंबी और वैविध्यपूर्ण कहानी का आरंभिक बिंदु है, और ये स्थापत्य का जो मुख्य विशेषताएँ हैं, वह है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर बसे हुए थे, वह ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे। ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर जो यहाँ पर बने हुए थे, वह पक्की ईंटों से बने गए थे। ईंटों का जो अनुपात है, प्रत्येक हड़प्पा-कालीन के जितने भी स्थलें हैं, उन सभी स्थलों में जो भी ईंटें मिले हैं, उनका एक निश्चित आकार था। सभी में निश्चित आकार था। गृह निर्माण में जो है, वह ईंटों के अतिरिक्त लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है? घरों के बीच में बरामदा बरामदा भी होते थे। जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था है, और यह हम लोग कह सकते हैं
कि अद्वितीय विशेषता ये है, विश्व में समकालीन जितने भी सभ्यताएँ हैं, उन सभी में किसी में भी इतने उत्तम जल निकास का प्रबंध नहीं था, जितना जो है हड़प्पा सभ्यता में था। नाली जो है वह ढकी हुई मिलती है, ठीक है? अब हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में बहुत सारे भवन मिले हैं, लेकिन मंदिर का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग विशेष धार्मिक के बारे में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार या मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है। यहाँ पर इसके चित्र हैं। हड़प्पा सभ्यता का यह है विशाल स्नानागार। इसमें विशाल स्नानागार में आप देखिए, इसकी लंबाई 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है। और ये जो गहरा है, इसकी गहराई वह 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार था। और विशाल स्नानागार के उतरने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बने हुए थे, उत्तर दिशा से भी और दक्षिण दिशा से भी सीढ़ियां बने हुए थे। इन विशाल स्नानागार के चारों ओर गौर से देखिए, चारों ओर आपको जो है वह भवन मिलेंगे, चारों ओर कमरे बने हुए थे और संभवतः इन कमरों का इस्तेमाल स्नान करने के बाद जो है वह कपड़ा बदलने के लिए किया जाता था। इसी जगह जो है एक कमरे से कुआं मिला हुआ है, जिसका संभवतः प्रयोग इस जलाशय में जल स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता था। आप लोग जरा गौर से भी अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो है दक्षिण पश्चिम हिस्सा को अगर आप लोग बढ़िया तरीके से देखते हैं, इसके दक्षिण पश्चिम हिस्सा को आप देख करके थोड़ा सा हमको गौर से बतलाइए, आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? दक्षिण पश्चिम हिस्सा जल निकासी के लिए यहाँ पर उत्तम प्रबंध किया गया है। तो इस प्रकार जो है वह हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार की मुख्य विशेषताएं। यह सभ्यता एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल थी। विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक स्थल थी। इसका आकार 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। जब पूरी जो है स्नानागार वह पक्की ईंटों से बनाया गया था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम और बिटुमिन का परत से लेपित किया गया था। बगल का कमरा में कुआं बना हुआ था और इस कुएं को जो है वह जल का प्रबंध किया जाता था। उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं, जिसका इस्तेमाल संभवतः कपड़ा बदलने के लिए या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। यह एक सार्वजनिक उपयोग के लिए था और धार्मिक अनुष्ठानों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार की कुछ विशेषताएं थी। अब हम लोग देख रहे हैं ईंटे, मनके और अस्थियां। ठीक है, ईंटे, मनके और अस्थियां। ये मैप है आपका और मैप में अगर हम लोग देखते हैं चान्हो दड़ो को चिन्हित करना है। ये है चान्हो दड़ो और ये है मोहनजोदड़ो। अगर दोनों में अगर हम लोग तुलना करते हैं तो मोहनजोदड़ो जहां है वह 125 मोहनजोदड़ो जहां है, अगर इसका क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर का है, वहीं चान्हो दड़ो जो है वह 7 हेक्टेयर में ही है, विस्तृत है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसमें तुलनात्मक करते हैं, चान्हो दड़ो जो है वह
पूरी तरीका से शिल्प पर केंद्रित था। यहाँ पर शिल्प कार्य किए जाते थे। चान्हो दड़ों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण, अ, बाट बनाना, ये सभी सम्मिलित थे। कुछ यहाँ पर आपको हम फिगर दिखला रहे हैं, कुछ मनके हैं, ये मनके का कुछ आप फिगर देखिए, ये आप किन चीज़ों से बना हुआ था? जो मनके हैं, वह कार्नेलियन, लाजवर्द, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखंडी, इन सभी चीज़ों से बने होते थे। इनके अतिरिक्त तांबा, कांसा और सोने जैसे धातुओं से भी जो है मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके बनाने का औजार आपको यहाँ पर है, प्राप्त हुआ उत्खनन में। इसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि यह जो है वह एक जो है वह मनके बनाने का फैक्ट्री था और उनका हड़प्पा सभ्यता में चान्हो दड़ो एक मनके बनाने का फैक्ट्री के रूप में स्थित था। शिल्प उत्पादन शिल्प उत्पादन में किन-किन चीज़ों का उत्पादन हो रहा था? मनके निर्माण है, मूल्यवान पत्थर जैसे कार्लिनियन, काँच, शंख, सोना, तांबा आदि से मनके बनाए जाते थे। चान्हो दड़ो और लोथल मनके निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। 2 केंद्र हैं उनके चान्हो दड़ो और लोथल। यहाँ से मनके निर्माण का कार्य होता था। मनका का एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मनका का फिगर यहाँ आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मनका बहुत सारी धातुओं से बन रही है, बहुमूल्य पत्थरों से बन रही है। मनका कार्लिनियन का, लाजवर्द का, काँच, शंख, सोना, तांबा इन सभी चीज़ों से बनाए जाते थे। इनके अतिरिक्त जो वहाँ पर है, वह शिल्प उत्पादन में मृदभांड का होता था। लाल मृदभांड पर काले रंग से चित्रित ज्यामितीय डिज़ाइन थे। ज्यामितीय डिज़ाइन की आकृति छपे होते थे। आप सभी अगर मृदभांड को देख रहे हैं, तो आपको लाल मृदभांड है। सब इनका जो बैकग्राउंड मिलेगा वो लाल रंग का मिलेगा और इन पे काले रंगों से पेंटिंग किया हुआ था और यह जितनी भी आकृतियाँ हैं, सभी ज्यामितीय आकृति में मिले हुए हैं। धातु शिल्प धातु शिल्प है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीना को मिला करके कांसा बनाते थे और उन लोग कांसे धातु का ही अधिकांश इस्तेमाल करते थे। कांसे की ही जो है वह अधिकतर औजार, बर्तन और मूर्तियाँ बनाई जाती थी। एक जो है कांसे का यहाँ से जो है वह नर्तकी, कांसे की प्रतिमा या कांसे की नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब इस प्रतिमा को अगर हम लोग देखते हैं, इस मूर्ति को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर से नीचे तक यह जो है वह आभूषण पहने हुए हैं। गला में आभूषण है, यहाँ आभूषण है, ये सभी आभूषण हैं और वहाँ पर जो उत्खनन से पुरुष भी मिले हुए हैं, पुरुषों की भी कुछ आकृतियाँ मिली हुई हैं। वहाँ पर भी पुरुष जो है बहुत सारे आभूषण मिलते हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण प्रिय थे और इनका निर्माण यहाँ हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। ठीक है? सोने, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दाँत और शंख इन सभी चीज़ों से आभूषण बनाए जाते थे। मोहर, सेलखंडी, स्टेटाइट इन सभी से मोहर बनाए जाते थे। मोहरों में अधिकांश मोहरों में जो है वह पशु और इनके साथ कुछ लिपियाँ अंकित होती थी। संभवतः इन मोहरों का उपयोग व्यापार व्यापार के लिए किया जाता था। कपड़ा निर्माण, हड़प्पा सभ्यता में कपास का उपयोग होता था और यहाँ पर जो है वह इनके साक्ष्य भी कपड़े के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र भी संभवतः इसकी रंगाई भी की जाती थी। अब यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कुछ जो है उनके आयातित बहुत सारी चीज़ ऐसा भी था जो उनके यहाँ प्राप्त नहीं होता था। उन कच्चे माल कहाँ से आयातित किए जाते थे, उनकी कुछ सूची है। कांसा, ये सभी है बरछी, छुरा, शंख, ये सभी कुछ चीज़ें हम लोग देखे हैं, इन सभी चीज़ कहाँ से उन लोग प्राप्त करते थे। इनका सुदूरवर्ती व्यापार है। पहले हम लोग देख ले रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से कच्चे माल
उन लोग कहाँ से प्राप्त करते थे, किन किन क्षेत्रों से आयातित करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चे माल, तांबा, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी से खेतड़ी से उन लोग प्राप्त करते थे, और इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान से भी प्राप्त करते थे। कांसा, तांबा और टीना को मिलाकर के कांसा बनाते थे। टीन आसानी से हड़प्पाई स्थल में नहीं प्राप्त होता था, यह अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। हज़ारीबाग और बस्तर, ध्यान रखेंगे आप लोग, जो स्पेशली जो है ये सभी पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन-सा आयातित कहाँ से आयात किए जाते थे? बीपीएससी, जेपीएससी और ओडिशा पीसीएस के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हज़ारीबाग, झारखंड का हज़ारीबाग, यहाँ से टीना जो है गलाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। टीना जो हड़प्पा निवासी हज़ारीबाग से प्राप्त करते थे। ओडिशा, बस्तर, यहाँ से भी टीना मँगाते थे, और अफ़गानिस्तान से मँगाते थे। सोना कर्नाटक, दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान से मँगाया जाता था। चाँदी अफ़गानिस्तान से मँगाई जाती थी, राजस्थान से आता था। बहुमूल्य पत्थर है, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ से आते थे। लाजवर्द बदख्शा से आता था। गोमेद गुजरात के खंभात की खाड़ी से। शंख तटवर्ती इलाका, तो समुद्र का जो तटवर्ती इलाका है, गुजरात वगैरह का जो तटवर्ती इलाका है, तटीय इलाका जो है समुद्र के किनारे, इन सभी क्षेत्र से प्राप्त की जाती थी। लकड़ियाँ पंजाब हिमालय क्षेत्र को वगैरह से आ रहा था, मिट्टी स्थानीय स्तर पर, पत्थर जो है राजस्थान गुजरात के क्षेत्र से, और कपास सिंध और पंजाब के क्षेत्र से इनको प्राप्त होती थी। इन सभी का इस्तेमाल उद्योगों में होता था, और इनसे लोग तैयार माल का व्यापार करते थे।